हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता जागरूकता। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और ये इसके सेकंड पार्ट की वीडियो है। तो इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा। उपभोक्ता जागरूकता यानी हमें जिंदगी में कभी ना कभी उपभोक्ता ज़रूर बनना पड़ता है और इस उपभोक्ता बनने के क्रम में हमें जागरूकता होनी चाहिए, इसलिए ये चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो उपभोक्ता जागरूकता, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये जाना कि बाजार में हम किन किन रूपों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। हम उत्पादक की भी निभाते हैं जहाँ पर हम कोई चीज़ बेचते हैं, और हम उपभोक्ता की भी वहाँ पर भूमिका निभाते हैं जब हम वस्तु या सेवाओं की खरीद करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि हम उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में भागीदारी निभाते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि उपभोक्ता क्या होता है, जो वस्तुओं का क्रय करे और उसका उपभोग करें। उसके बाद हमने सीखा कि उपभोक्ता का शोषण होता है, उपभोक्ता शोषण के क्या क्या कारक थे वो पढ़े, और उपभोक्ता शोषण के कौन कौन से रूप थे हमने उनको भी जाना। अब उपभोक्ता शोषण इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बाजार में कुछ नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको भी हमने सही ठहराया कि हाँ, नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। किन किन कारणों से होती है वो कारण भी हमने पढ़े थे। अब जब उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा तो उपभोक्ताओं ने आंदोलन करना शुरू किया। अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि उपभोक्ता आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता आंदोलन के जो कारण थे वो हमने लास्ट क्लास में सीख लिए थे, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि उपभोक्ता आंदोलन है क्या। तो देखिए, वास्तव में यह कोई आंदोलन नहीं है। उपभोक्ता आंदोलन का मतलब यही है कि उपभोक्ताओं के साथ शोषण हुआ और उपभोक्ताओं ने इस शोषण के विपरीत, इस शोषण के विरोध में आवाज उठानी शुरू की, उसी को बोला जाता है उपभोक्ता आंदोलन। तो जब भी क्वेश्चन आए कि उपभोक्ता आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो सिंपली आपको कहना है, दो चीजों की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं विषम में, तो आपको सिंपली बोल देना है कि विषम में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुई, कि जब उपभोक्ता को संतोष नहीं मिला, उपभोक्ता का शोषण किया जाने लगा, उसका नुकसान होने लगा, उसको सुरक्षा नहीं मिल रही थी, इस वजह से उसने क्या किया, उपभोक्ता आंदोलन किया। तो सिंपली विषम में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो हुई, उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो किस वजह से हुई, क्योंकि उपभोक्ता का असंतोष, उपभोक्ता के असंतोष की वजह से हुई। वह उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं वस्तुओं से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही थी, उसे ठगा जा रहा था, ज़्यादा वसूली की जा रही थी, उसे माल कम दिया जा रहा था, घटिया स्तर का माल दिया जा रहा था, जिस वजह से उपभोक्ता ने क्या किया, आंदोलन किया। अब यहाँ पर बात आती है कि विश्व में तो हुई, लेकिन भारत में कब हुई और भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत का कारण क्या था। तो आप यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनकी अनैतिक कार्यों की वजह से हुई। उनके अशिष्ट और अनैतिक कार्य, अनुचित व्यवसायिक कार्यों की वजह से उपभोक्ता ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए क्या किया, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई। तो आप कह सकते हैं कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म किस वजह से, अनैतिक, आप ये कह सकते हैं कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक व अनुचित व्यावसायिक कार्यों, अनैतिक व अनुचित व्यावसायिक कार्यों से, कि जो व्यवसायी लोग थे वो अनैतिक कर रहे थे। आपने देखा होगा ऐसी कुछ चीज़ें आ रही थी कि मिर्ची के अंदर ईंट का मसाला, ईंट का जो पाउडर है वो मिलाया जा रहा था। तो देखिए कितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाया जा रहा था। फल सब्जियों को रसायनों का प्रयोग करके पकाया जाता है। तो ये किस तरह की अनैतिक और अनुचित व्यवसायिक कार्य है। तो व्यवसायिक कार्यों से, जो कि अनुचित और अनैतिक से, इनसे उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ता के हित,
उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए किसकी शुरुआत हुई? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब उपभोक्ता जाग गया, उपभोक्ता ने अपने हितों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। और भारत के अंदर इसकी शुरुआत कब से हुई? तो भारत के अंदर इसकी शुरुआत होती है 1960 के अंदर। 1960 में सभी उपभोक्ता जाग उठे, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। अब जब उपभोक्ता ने अपने लिए आवाज उठानी शुरू कर दी तो अब बात आती है कि सरकार ने उपभोक्ता को शांत करने के लिए, इस आंदोलन को शांत करने के लिए, उपभोक्ता के हितों की पूर्ति करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। और कब उठाया? तो आपको पता होना चाहिए 24 दिसंबर 1986। 24 दिसंबर 1986 को भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। कौन सा अधिनियम? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। और अधिनियम जिस साल में लाया जाता है आगे उसका साल भी लगता है 1986। तो ये 1986 में आए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1986। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जब उपभोक्ता ने आंदोलन करना शुरू किया तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 भारत सरकार द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा लाया गया, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को 5 अधिकार दिए गए। कितने अधिकार दिए गए? 5 अधिकार दिए गए। किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1946 भारत सरकार द्वारा लाया गया, जिसके माध्यम से उपभोक्ता को 5 अधिकार प्रदान किए गए। और वो कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए उनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद यही क्वेश्चन आएगा कि वो 5 अधिकार कौन से हैं जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को दिए गए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारे अधिकार, पांचों के पांचों अधिकार भारत के नागरिक को ही मिलते हैं जब भी वो कोई वस्तु खरीदता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो अधिनियम है, ये इसको इंग्लिश में जो नाम है इसको शॉर्ट फॉर्म में कोपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपरा। तो कोपरा का मतलब भी क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1946 है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन हमारा यही बनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कोपरा द्वारा या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? कि जब भी उपभोक्ता का शोषण होता है तो उपभोक्ता के पास कुछ अधिकार है जिनको लेकर के वो दुकानदार पर अथवा व्यवसायी पर, जो भी बेच रहा है या जो भी उत्पादक है तो उसका शोषण कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार जो उपभोक्ता को दिए गए हैं? तो अगला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्योंकि 12 क्वेश्चन में हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। ये 9वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, या आप इसे कोपरा भी कह सकते हो। कोपरा 1986 के द्वारा उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहता है, कौन कौन से उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके माध्यम से उपभोक्ता को 5 अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले उन अधिकारों की लिस्ट बनाते हैं कि वो 5 अधिकार कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जो अधिकार है वो है सुरक्षा का अधिकार। इनको अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेकर के इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इनकी थ्योरी पर भी ध्यान देंगे। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें हमारी सुरक्षा निहित होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सूचना का अधिकार। पहले चलिए नाम लिख लेते हैं, सूचना का अधिकार।
पहला अधिकार कौन सा? सुरक्षा का अधिकार। दूसरा अधिकार कौन सा? सूचना का अधिकार या सूचना पाने का अधिकार भी इसको हम बोल सकते हैं। तीसरा अधिकार है हमारा चुनाव का अधिकार। कौन सा? चुनाव का अधिकार, कि जो भी वस्तु हम खरीदें, हमें कौन सी वस्तु खरीदनी है, सस्ती महंगी, ये हम चुनाव कर सकते हैं। कौन से रंग की वस्तु चाहिए, किस प्रकार की वस्तु चाहिए, ये हम चुनाव कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, तो सूचना पाने का अधिकार भी आप इसे कह सकते हैं। सूचना पाने का अधिकार यानी जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उसके बारे में पूरी सूचना आप जान करके फिर वस्तु खरीदें, तो ये आपकी सूचना पाने का अधिकार हुआ। आप दुकानदार से जा करके उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति या निवारण का अधिकार। यहाँ पर यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान होता है, अथवा मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो क्षतिपूर्ति का अधिकार है, यानी उसकी क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? उत्पादक के द्वारा की जाएगी। तो यह है क्षतिपूर्ति का अधिकार या निवारण का अधिकार। निवारण का अधिकार अर्थात आप उस पर मुकदमा दायर कर सकते हो। निवारण का अधिकार, निवारण का अधिकार। उसके बाद जो पांचवा है, सबसे महत्वपूर्ण जो है पांचवा, वह है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक अधिकार को लेते हैं, उसे उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक अधिकार लेंगे, उस पर एक उदाहरण को समझेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस अधिकार में कहा क्या गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। देखिए हमने यहाँ पर का नहीं लगाया, सुरक्षा का अधिकार। यह अधिकार क्या कहता है? यह अधिकार कहता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ये खास करके ऐसे प्रोडक्ट्स में है जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर हो गया, विद्युत उपकरण हो गए। तो विद्युत उपकरण और ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमें क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए हमें पूरी तरह से सुरक्षा पाने का अधिकार है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए सुरक्षित होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नेहा नाम की एक लड़की है, नेहा नाम की एक लड़की है, या मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है। ठीक है, राहुल नाम का एक लड़का है, ये जाता है दुकानदार के पास और दुकानदार को कहता है कि भाई साहब मुझे क्या दे दो, मुझे इस्त्री दे दो, प्रेस दे दो। ठीक है, प्रेस आम भाषा में कहते हैं आयरन जिसको कहते हैं। तो प्रेस इससे मांगा गया, दुकानदार ने उठाया और इसे एक प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन दुकानदार ने चेक नहीं किया कि ये प्रेस अच्छे से चलती है या नहीं चलती है, इसने तो बस उठाया और इसको दे दिया। जैसे ही राहुल घर आता है, राहुल अपनी पत्नी को कहता है कि प्रेस किया जाए, उसकी पत्नी प्रेस करती है और राहुल की पत्नी को प्रेस की वजह से बिजली का झटका लग जाता है, बिजली का झटका लग जाता है। तो ध्यान दीजिए, बिजली का झटका किसको लगा? राहुल की पत्नी को लगा। राहुल इसको लेकर के क्या करता है, अपनी पत्नी से झगड़ा करता है कि तुमने इस प्रेस को अच्छे से चलाया नहीं, लाओ मुझे दो, मैं प्रेस करता हूं। राहुल को विश्वास ही नहीं हुआ अपनी पत्नी पर, उसने कहा कि तुमने अच्छे से प्रेस नहीं किया होगा, तुमने अच्छे से इसकी टायर नहीं लगाई होगी, चलिए मैं करता हूं। ये क्या होता है, राहुल प्रेस करने लगता है और राहुल को भी जोर का झटका लगता है, यानी बिजली का झटका लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि खराबी इस प्रेस में है। ये प्रेस जो है वो क्या कर रही है, करंट मार रही है। अब क्या होता है कि राहुल इसको लेकर के जाता है उस दुकानदार के पास। दुकानदार कहता है मैं क्या करूं, मैंने तो प्रोडक्ट जैसा आया था वैसा ही बेच दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो या फिर ये क्या कहता है, कंपनी ने बनाया ही ऐसा होगा, 100 बहाने लगाता और कहता है मैंने प्रेस बेचा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुमने प्रेस लिया, मैंने पैसे लिए, तुम्हें प्रेस दिया, बस बात खत्म। नहीं, उपभोक्ता का अधिकार है सुरक्षा पाने का अधिकार। अगर वो वस्तु सुरक्षित नहीं है तो आप इस दुकानदार पर मुकदमा कर सकते हो कि इसने तुम्हें घटिया प्रेस दी। ऐसे ही कूलर, कोई विद्युत उपकरण है, एसी है मान लीजिए, तो ऐसे में आपको सुरक्षा पाने का अधिकार है। अच्छा चलिए, पहली चीज तो ये हो गई।
दूसरी चीज, हमेशा आपको कहा जाता है कि जब भी आप गैस सिलेंडर लेते हो तो आपको सील बंद चेक करनी चाहिए कि उसकी सील बंद है या नहीं। मान लीजिए आप किसी एजेंसी से गैस सिलेंडर खरीदते हैं और अपनी पत्नी को मान लीजिए आप कहते हैं कि खाना बनाइए, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, गैस सिलेंडर लेकर के आता है अपने घर पर, उसकी पत्नी खाना बना रही होती है और क्या होता है, गैस सिलेंडर में थोड़ी सी लीकेज होती है जिसकी वजह से रसोई में आग लग जाती है और क्या हो जाता है, जैसे ही पत्नी जी बाहर आती है रसोई में विस्फोट हो जाता है। रसोई में विस्फोट हो जाता है, हो सकता है पत्नी अंदर हो तब भी विस्फोट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप कहाँ जाओगे, आपका नुकसान हुआ तो आप मुकदमा किस पर करोगे, गैस एजेंसी पर करोगे, क्योंकि उन्होंने आपको क्या दिया, लीकेज वाला सिलेंडर दिया। तो सुरक्षा पाने का अधिकार आपका होता है, सुरक्षित होने चाहिए आप। तो ये आपको उदाहरणों से समझ आ गया कि कोई वस्तु ऐसी आपको दे दी जाती है जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। यानी या तो आप किसी चीज को खाकर बीमार हो गए, या तो उसने आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया, या तो उसने आपको कौन सा नुकसान पहुंचाया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया, तो आपका अधिकार बनता है कि आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो। कहां पर, उपभोक्ता अदालत के अंदर। वो भी हम जानेंगे कि उपभोक्ता अदालत क्या होती है। तो सिंपली अगर पूछ लिया जाए कि सुरक्षा का अधिकार क्या है तो आप क्या कहेंगे, सिंपली कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता को ऐसे माल के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार प्रदान किया गया है जो जीवन व संपत्ति के लिए हानिकारक होता है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं जो हमारे जीवन के लिए या हमारी संपत्ति के लिए हानिकारक बन जाता है तो उससे संरक्षण हमें मिलता है, उसके खिलाफ हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता को किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय या उपभोग से बीमार होने, चोट लगने या किसी भी व्यक्ति के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार होता है। तो यही है सुरक्षा पाने का अधिकार। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं तो आप सुरक्षित रहने चाहिए। कोई उत्पादक क्रिया कर रहा है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रहा है, उसकी वजह से मान लीजिए गैस लीकेज हो रही है, तो ये भी क्या है, उपभोक्ता का संरक्षण इसमें भी, इस स्थिति में भी होना चाहिए, क्योंकि आप सुरक्षा महसूस करने चाहिए, सुरक्षा का अधिकार आपको मिला हुआ है। यानी कोई भी व्यक्ति अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य करके आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता, यही है सुरक्षा का अधिकार और ये हर किसी भारत के नागरिक को मिलता है। तो ये हो गया सुरक्षा का अधिकार, आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा वस्तु आप खरीदते हो जिसकी वजह से आपको हानि होती है तो उसके खिलाफ आपको संरक्षण पाने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए इसको प्रेस का झटका लगा तो ये दुकानदार के पास जाकर के शिकायत करेगा और बाकायदा उसे बढ़िया वाला प्रेस दिया जाएगा, ठीक है। उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो उसके नुकसान की भरपाई ये दुकानदार या फिर प्रेस बनाने वाली कंपनी करेगी, जिसको आप क्लेम कहते हो, ठीक है। क्लेम आपने अक्सर देखे होंगे, जूतों इत्यादि पर क्लेम भी आते हैं, तो ये क्लेम किस वजह से होते हैं, इन अधिकारों की वजह से ही होते हैं। तो ये तो हो गया सुरक्षा का अधिकार, आपको बाकायदा क्लेम मिलता है, पूरे नुकसान की भरपाई की जाती है। अगर वो आपको घटिया सामान देते हैं उसमें आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो, ठीक है। तो ये हुआ पहला अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। बिल्कुल ये चैप्टर इसलिए जोड़ा गया ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चले। सुरक्षा का अधिकार, आप बोल रहे होंगे कि बस कीजिए, समझ आ गया सुरक्षा का अधिकार। चलिए अच्छे से बस दिमाग में बिठाना है मुझे आपके, ठीक है। अब अगला अधिकार पढ़ते हैं, सूचना पाने का अधिकार। इसे कौन नहीं जानता, इसे कौन नहीं जानता। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, आप एक कूलर लाने जाते हैं, अच्छा सा कूलर लाने जाते हैं। आप दुकानदार से बोलते हैं बताइए जी कूलर कैसे चलेगा। दुकानदार ने समझा दिया। आप कहेंगे पानी डलेगा, दुकानदार कहता हाँ डलेगा। कैसे डलेगा, कितना डलेगा, कब कब डालना पड़ेगा, कितने घंटे चलाया जाए, कितनी बिजली ये खाएगा, क्या क्या सावधानियां रखी जाए, कूलर को कैसे साफ रखना है, ये सारी जानकारी जब आप पूछोगे तो दुकानदार खिजेगा नहीं, क्या खिजेगा। लेकिन ये क्या है, आपका सूचना पाने का अधिकार है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके बारे में जानकारी आप
दुकानदार से ले सकते हो। ये आपका अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। तो सिंपल सी चीज़ है, आप कोई भी वस्तु खरीदते हो तो उसमें आपको सूचना पाने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि थ्योरी में क्या लिखेंगे। सुरक्षा पाने का अधिकार, तो देखिए सिंपल सी बात है, उपभोक्ता को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उसे माल की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, किसके बारे में आप गुणवत्ता का पता कर सकते हो कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बेस्ट है। मात्रा का पता कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मान लीजिए आप ग्लूकोन डी खरीदते हो, तो आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, सेम प्राइस है, तो आप पूछ सकते हो भाई सेम प्राइस है या फिर कम ज़्यादा प्राइस है, एक 80 रुपये का, एक 100 रुपये का। आप पूछ सकते हो कि ये 100 रुपये का क्यों है। दुकानदार ये कहेगा मुझे नहीं पता, नहीं, उसे बताना पड़ेगा आपको। क्या बताएगा कि इसमें मात्रा कम है, इसमें मात्रा ज़्यादा है, इसमें शुद्धता ज़्यादा है, इसमें शुद्धता कम है। तो इस प्रकार की जानकारी, मानक एवं मूल्य के बारे में आपको सूचना प्रदान की जाएगी। जैसे उदाहरणार्थ अपने समझते हैं कि आप अपने कपड़े खरीदने चले जाते हो, आप अपने कपड़े खरीदने चले गए मॉल में और बढ़िया सी आपने क्या खरीदी, शर्ट खरीदी, ठीक है, शर्ट खरीद ली बढ़िया सी। जैसे ही आपने पूछा दुकानदार से, दुकानदार ने कहा कि शर्ट है 4000 रुपये की। अब 4000 रुपये की शर्ट अपने को नहीं खरीदनी, अपनों ने छोड़ दी। अपनों ने क्या पूछा, अरे ये तो 4000 की है, अब की बार शर्ट पसंद करने से पहले प्राइस पूछूंगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कपड़ा उठाया, उसका पूछा ये कितने की, दुकानदार बोला 8000 की। आपने कहा ये भी नहीं लेनी। अब अगला जैसे ही आप प्राइस पूछोगे तो दुकानदार क्या बोलेगा, भाई लेना है तो ले, मेरा दिमाग मत खराब कर, क्या प्राइस पूछ रहा है, अगर तूने लेना है तो ले, तभी प्राइस बताऊंगा, नहीं तो प्राइस नहीं बताऊंगा। तो नहीं, दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता। आप उसकी दुकान में कपड़े खरीदने गए हो, उससे आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई वस्तु कितने रुपए की है। ये चीज आपको समझ में आ गई। वो ऐसा नहीं कह सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, दुकान से निकल जा, मेरी दुकान से निकल जा, मुझे आपको कपड़े बेचने ही नहीं है, ऐसा वो नहीं कह सकता। हम उपभोक्ता हैं। आप किस लिए बैठे हो, कपड़े बेचने के लिए बैठे हो, तो कपड़े बेचने के लिए बैठे हो तो ढंग से बेचो ना। तो यही है हमारे सूचना पाने के अधिकार। हम किसी भी पदार्थ की मात्रा, शुद्धता, उसके मूल्य के बारे में पहले पता करके उसके बाद खरीद सकते हैं, ठीक है, खरीदने से पहले हम पता कर सकते हैं। तो यही है सूचना पाने का अधिकार। अब इसकी थ्योरी को सुन लीजिए। उपभोक्ता को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उसे माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं मूल्यों के बारे में सूचना प्रदान की जाए, चाहे वो उसको खरीदे चाहे तो उसको नहीं खरीदे। यदि ये सूचनाएं माल के उत्पादक द्वारा लिखी गई हैं तो उपभोक्ता इन सूचनाओं का पाने का अधिकारी होता है। मान लीजिए उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उस, आप ये कह सकते हो कि उस व्यापारी को दी गई। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उस व्यापारी को पता ही नहीं है, बेचारा व्यापारी अनपढ़ है, और आप उसको केमिकल्स के बारे में पूछ रहे हो, बताओ जी इसके अंदर ये केमिकल फलाना फलाना केमिकल कैसे हुआ, ठीक है। तो ये भी हमने नहीं पूछ सकते। यानी सिंपल सी बात है, जो जानकारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस जानकारी को हम जानने के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सूचना पाने का अधिकार। दो अधिकार आपको समझ आ गए। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। तो दो अधिकार हमारे यहाँ पर हो गए। तो देखिए, चुनाव के अधिकार को समझने से पहले सूचना पाने के अधिकार में एक और विकास किया गया। वो किस प्रकार का विकास था ये भी समझ लीजिए कि सूचना पाने के अधिकार को भारत सरकार ने 2005 में क्या बना दिया, कानून बना दिया। यानी सूचना पाने का अधिकार 2005 से अब एक कानून बन चुका है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के नाम से जाना जाता है। तो ये एक कानून बन गया है 2005 से, जो किसी भी उपभोक्ता को या किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को ये अधिकार देता है, भारतीय नागरिक को ये अधिकार देता है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी कार्य चल रहा हो, मान लीजिए सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, कोई योजना चलाई जा रही है, कोई उत्थान किया जा रहा है गरीबों का, गरीबों के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है मान लीजिए, तो हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि कितना पैसा था, कहाँ लगा, किस किस पर लगाया गया। सड़क का निर्माण हो रहा है तो सड़क निर्माण कितना हो गया, कितना अब तक रुपया लग चुका है, कितना और बजट आकर के इस पर रुपया लगेगा, कितना कितना रुपया किस किस को आवंटित किया गया। ये सारी जानकारी कोई भी आम से आम भारतीय नागरिक सरकारी
दफ्तर में जाकर मांग सकता है। यही है RTI यानी सूचना पाने का अधिकार। अब उपभोक्ता का मतलब ये नहीं है, उपभोक्ता का मतलब ये नहीं है कि हम दुकानदार से जाकर ही सूचना मांगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम उपभोक्ता के रूप में हम जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में हम सूचना पाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, ये सरकारी दफ्तरों के लिए है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पर ये लागू नहीं होता है, कुछ एक पर होता है, कुछ एक पर नहीं होता है ये। लेकिन सरकारी जितने भी काम है उसकी कोई भी जानकारी है तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। निजी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते लेकिन सरकारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो हुआ सूचना पाने का अधिकार। अगला अधिकार देखिए, अगला अधिकार है चुनाव का अधिकार और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल एक घरेलू से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है मान लीजिए सैम नाम का एक मान लीजिए बालक है। 21 वर्ष की इसकी आयु है और नया मान लीजिए कि सैम जो है सब्जी खरीदने बाजार जाता है। ठीक है, पहले इसकी माताजी जाती थी, अब सैम को भेज दिया जाता है बाजार क्योंकि वो अब कॉलेज में है तो वो सब्जियां खरीद सकता है। ठीक है, तो सैम क्या करता है, रोजाना शाम को जाता है, सब्जियां खरीद के लाता है। ये लीजिए, ये है सब्जी वाले की रेडी। यहाँ पर कुछ सब्जी पड़ी है, यहाँ पर कुछ सब्जियां पड़ी हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अलग अलग सब्जियां अलग अलग जगह पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये सब्जी वाले की रेडी है जिस पर बहुत सारी सब्जियां जो है वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से लीजिए। अब मान लीजिए ये रेहड़ी वाला यहाँ पर खड़ा है, या मान लीजिए कोई शॉप है जिसके अंदर सभी सब्जियां पड़ी हुई हैं। अब सैम इसके पास जाता है, डेली सब्जियां लेकर आता है। और सैम की जो माताजी हैं, सैम की माताजी को ये शिकायत रहती है कि सैम ये कैसी सड़ी गली सब्जियां लाते हो, चुनकर लाया करो। उस दुकानदार को कहते हो ना कि सब्जी दो, तो दुकानदार तुम्हें सड़ी गली सब्जियां डाल देता है। तुम एक काम किया करो कि सब्जियों को चुन के देख के डाला करो। आपने देखा होगा कि जब भी मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता है या फिर आपकी माताजी या जो भी घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं जिनको कई साल हो गए सब्जी खरीदते हुए, वो इस तरह से देखकर टाल मटोल के उसको अच्छे से देखकर फिर उसके जो भी मापने तोलने का सामान होता है तो उसमें वो डालते हैं। ठीक है, जो भी चीज होती है उसको देख कर लिफाफे में डालते हैं कि कहीं कोई सड़ा गला तो नहीं है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। तो साफ सुथरी सब्जियों को वो चुन कर डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा माताजी ने किसको समझाया, सैम को समझाया। अब सैम गया किसके पास, इस रेडी वाले के पास। और सैम इस दिन क्या हुआ, चुन के मान लीजिए टमाटर ले रहा है और टमाटर को यूं पहले देख रहा है, अच्छा है डाल दो। दूसरा उठाया, अच्छा है डाल दो। तीसरा उठाया, नहीं अच्छा नहीं है, ये तो खराब सा लग रहा है, छोड़ो अगला उठाता हूँ। तो अब ये रेडी वाले को गुस्सा आ गया। ये बोला, सैम भाई ये क्या कर रहे हो, रोजाना तो मैं डाल के देता हूँ, आज तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, आज खुद ही चुन के डाल रहे हो, क्या बात हो गई। तो सैम क्या कहेगा, माताजी ने कहा तुम सड़ी गली सब्जियां डाल देते हो, आज के बाद मैं खुद ही चुन कर डालूंगा। अब ये रेहड़ी वाला क्या कहता है, ऐसा नहीं चलेगा, मैं अपनी रेहड़ी पर से सामान इस तरह से चुनने नहीं दूंगा, तुम्हें लेनी है तो मैं दूंगा, वही लेनी पड़ेगी। तो सैम क्या कहेगा, गलत बात कर रहा है भाई। सैम क्या कहेगा, गलत बात कर रहा है, तू गलत बात कर रहा है, चुनाव का अधिकार मेरा है, मैं तुझसे सामान खरीद रहा हूं तो जितने पैसे दिए उतने पैसों का सामान मैं अच्छी किस्म का ले सकता हूं। हाँ, मान सकता हूं कि मान लीजिए तेरे पास दो तरह के केले हैं, एक 20 रुपए वाले केले हैं, एक 40 रुपए वाले केले हैं। अगर मैं 20 रुपए वाले केले लेना चाहता हूं तो 20 वालों में से तो चुन सकता हूं ना। हाँ, 40 वाले नहीं ले सकता, लेकिन 20 वालों में से तो सब में से चुन के ले सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 40 वाले लिए तो 40 वालों में से चुन के ले सकता हूँ, कुछ भी लूँ, 40 वाले लूँ। तो जिनके मैंने रुपए दिए हैं उनमें से तो मैं कोई भी किस्म ले सकता हूँ ना। ये किसका अधिकार है, ये सैम का अधिकार है, यानी यही है चुनाव का अधिकार। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें जितनी भी किस्म है, कोई भी डिज़ाइन है, आप किसी भी डिज़ाइन को अपनी मन मर्जी से चूज कर सकते हो। सामने वाला दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस तरह की करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण है, आप किसी बस में जा रहे हो, आप एसी सीट की टिकट लेकर के बैठे हो,
तो आपको क्या करेगा, एसी टिकट में आप कोई भी सीट चुन सकते हो, ठीक है। अदरवाइज उनके जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई फोर्सली आपको कहते हैं कि नहीं आपने एसी की ली है, कोई बात नहीं, आपको बैठना दूसरी में पड़ेगा, तो नहीं, ये आपका अधिकार है, चुनाव का अधिकार है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं एसी सीट पर बैठने के तो आप उस पर बैठ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये अधिकार पहले नहीं हुआ करता था, ये अधिकार अंग्रेजों के समय में हमारे पास नहीं था कि जो भारतीय लोग थे उनको सामान्य बोगियों में, जो उस समय रेलगाड़ियां चलती थी, तो सामान्य चाहे कितना ही अमीर हो वो अंग्रेजों वाले डिब्बे में बैठकर सफ़र नहीं कर सकता था। वो थोड़े से अच्छी सुविधाओं वाले होते थे, इसलिए भारतीय उनमें नहीं बैठकर सुविधा कर सकते थे। लेकिन आज ऐसा है क्या? नहीं। आप चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे कैसे भी धर्म के हों, अगर आपके पास पैसे हैं, आप उसको अफोर्ड कर रहे हो, आप उसके पैसे दे रहे हो, तो आपको उसके बदले में वही सेवा मिलेगी। तो ये आपका चुनाव करने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो आप मान लीजिए आपको सामान्य बोगी में रहना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं तो आपको सुविधाएं दी जाएंगी, बाकियों को सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। नहीं, उनके पास पैसे हैं तो वो चुनाव करेंगे और जिसका वो चुनाव करेंगे वो सीट उनको दी जा सकती है। तो ये चुनाव का अधिकार है, आप कुछ भी चुन सकते हो, आपकी स्थिति इस पर डिपेंड नहीं करती। जिसके आपने रुपए दिए हैं वो सेवा आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। यही है आपका चुनाव का अधिकार। तो चुनाव का अधिकार आपको समझ आ गया कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो, उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं में से किसी का भी चयन कर सकते हो, जो उपलब्ध है उनमें से तो कोई भी चयन कर सकते हो। उसके बाद देखिए अगला अधिकार, अगला अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार या निवारण का अधिकार। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में से ही ले लेते हैं, आपकी बुक में से ही ले लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में से ही है कि मान लीजिए रामेश्वर एक छोटे से गांव का किसान है, उसका जो काम काज है वो वहाँ पर अपने गांव में नहीं चल रहा था, तो वो क्या गया, शहर आ गया और वहाँ पर काम धंधा करके कुछ क्या कमा लिए, पैसे कमा लिए। अब मान लीजिए उसके घर में कोई शादी है, वो खुद नहीं जा सकता, घर में क्या है, शादी है, वो शादी के दिन ही जाएगा या शादी के पास जाएगा। शादी से पहले वो क्या करता है, सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे घर पर भेजता है, और किसके माध्यम से भेजता है, मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से इसने क्या किया, घर पर पैसे भेजे। और ये क्या हुआ, शादी का दिन नजदीक आ गया, जैसे ही ये घर पर आया तो पता चला घर पे तो कोई मनी ऑर्डर पहुंचा ही नहीं, घर पर तो कोई मनी ऑर्डर पहुंचा ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर शिकायत करेगा कि मैंने इस प्रकार से एक मनी ऑर्डर भेजा था जो मेरे घर पर पहुंचा ही नहीं। अब वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि कोई उसकी सुनवाई ही नहीं करे, क्योंकि वहाँ पर तो ऑफिस वाले बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी बैठे, उनको एक छोटे से किसान के मनी ऑर्डर से क्या लेना देना, उनको तो अपनी तनख्वाह मिलती है जो काम करते हैं। तो ऐसे में उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार मिलता है या निवारण का अधिकार मिलता है। अगर उसे पोस्ट ऑफिस वाले उसकी सुनवाई नहीं करते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस के साथ के खिलाफ उपभोक्ता आंदोलन में जा सकता है और उपभोक्ता अदालत में जा सकता है और अपनी मनी ऑर्डर के पैसे और उसको जो कठिनाई उठानी पड़ी उसके पैसे उनसे वसूल सकता है। यही है क्षतिपूर्ति का अधिकार। यानी पोस्ट ऑफिस वालों को जो इसने मनी ऑर्डर भेजा है उसके पैसे उसको लौटाने पड़ते हैं। यही है क्षतिपूर्ति का अधिकार या फिर निवारण का अधिकार। यानी अगर कोई मुकदमा दायर करता है उसको जो भी आर्थिक हानि होती है, जो अदालत है उसे उस हानि की क्षतिपूर्ति करवाती है। तो इस अधिकार के अंदर आप लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यवसायी द्वारा किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यवहार के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का अधिकार उपभोक्ता को दिया जाता है। उसके बाद अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार का देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कि मान लीजिए आप जाते हो किसी स्टोर पर आप सामान खरीदने जाते हो
और कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, उन पर इस तरह से कुछ जानकारी लिखी हुई है। आप देखते हो ना, कोई भी सामान होता है उसके पैकेट पर बहुत सारी जानकारी लिखी होती है। अब आपको मान लीजिए उस जानकारी में से कुछ पता करना है, आप उस जानकारी को पढ़ रहे हो, आप उस जानकारी को पढ़ रहे हो। आपने ए प्रोडक्ट की जानकारी पढ़ी, बी प्रोडक्ट की जानकारी पढ़ी। ए प्रोडक्ट की जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी, इसलिए आपने बी प्रोडक्ट को खरीद लिया। इसी तरह से आपने देखा कुछ एक प्रोडक्ट्स को और आपने देखा कि ये मेरे काम का है या नहीं, ये मेरे काम का है या नहीं। तो अब क्या होता है, दुकानदार ये सब करते हुए आपको देख रहा है। अब जब आप अगला प्रोडक्ट उठाते हो तो दुकानदार आपका हाथ थाम लेता है और कहते हैं ये क्या कर रहे हो, सामान खरीदना है तो खरीदो, तुम तो उनको पढ़ पढ़ के छोड़ रहे हो, ये क्या चीज हो गई। यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हमें होता है। हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसके पैकेट पर, उसके आवरण पर जो भी चीजें लिखी होती हैं उनको पढ़ने का अधिकार है हमारा। वो ऐसे नहीं कह सकता कि अगर खरीदोगे तभी पढ़ सकते हो, नहीं तो हाथ मत लगाना, ऐसा नहीं कर सकता। आप पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, उसके आवरण पर, उसके पैकेट पर जो भी जानकारी दी हुई है उसको पढ़ करके फिर आप सामान को खरीदने के हकदार होते हैं। मान लीजिए आप कोई टीवी खरीद रहे हैं, आप कोई टीवी खरीद रहे हैं, उसकी जो भी बुक होती है, जो भी बुक होती है जो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताती है, उस बुक को अच्छे से जान करके, अच्छे से पढ़ करके फिर आप प्रोडक्ट को खरीदे, ये आपकी भी मंशा रहती है। लेकिन दुकानदार आपको ये करने से रोक नहीं सकता। ये है आपका उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी सिंपल सी बात हो गई, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को वस्तुओं, सेवाओं और उनके उपयोग की विधि आदि के संबंध में जानकारी और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। दुकानदार आपको बताएगा कि टीवी कैसे चलाना है, कैसे घर पर जाकर के इसका उपयोग करना है, रिमोट के कौन कौन से बटन हैं, कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें चलाई जा सकती हैं, सब के बारे में वो आपको शिक्षा देगा। ये पाना आपका अधिकार होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है कि सूचना पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि सूचना पाने का अधिकार और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इसके अंदर तो है कि प्रोडक्ट के बारे में सूचनाएं आप दुकानदार से पता कर सकते हो, और इसके अंदर ये है कि जो उसके बारे में बुक में लिखा हुआ है, उसके पैकेट पर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो, उस प्रोडक्ट को अच्छे से देख सकते हो, हिला कर देख सकते हो इसमें है क्या। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें क्या हैं, उपभोक्ता शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी चीज़ जो दुकानदार से सूचनाएं आप प्राप्त करते हो कि ये कैसे है, कब की है, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये है सूचना पाने का अधिकार और ये है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हमारे 5 अधिकार पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि उपभोक्ता अदालत क्या चीज़ है, उपभोक्ता अदालत क्या चीज़ है और भारत के अंदर उपभोक्ता अदालत कौन कौन से स्तरों पर काम करती है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उपभोक्ता अदालत क्या चीज़ है या उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन हमारा कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है जो हमें कहती है कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपभोक्ता अदालत क्या चीज़ है, उपभोक्ता अदालत क्या चीज़ है, ये क्या क्या कार्य करती है, इन सब के बारे में हमें बताना है। तो देखिएगा, सिंपल सी चीज़ है कि जब उपभोक्ताओं का आंदोलन हुआ तो उपभोक्ता आंदोलन ने कुछ ऐच्छिक संगठन बनाने शुरू कर दिए, कुछ ऐच्छिक संगठन बनाने का विकल्प हमारे सामने रखा। तो आप कह सकते हैं भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न ऐच्छिक संगठनों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। ऐच्छिक संगठन यानी विभिन्न देशों में जब उपभोक्ता आंदोलन हुआ तो उनकी सरकारों पर प्रेशर आया कि अगर वो चाहे तो कुछ ऐच्छिक संगठन बना सकती हैं, कुछ ऐच्छिक संगठन बना सकती हैं जिनको किनके नाम से जाना गया, उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपभोक्ता अदालत के नाम से जाना गया। भारत में भी उपभोक्ता अदालत है जो 3 स्तर पर है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज की उपभोक्ता अदालत
कब से शुरू हुई? तो जब से उपभोक्ता आंदोलन हुआ, उपभोक्ता आंदोलन ने प्रेरित किया कि हर एक देश में हर एक जगह पर कुछ ऐच्छिक संगठन बनाए जाए। ठीक है, कुछ ऐच्छिक संगठन। ऐच्छिक संगठन का मतलब है कि अपनी इच्छा से संगठन बना सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से संगठन या तो प्राइवेट हो सकता है और सरकार भी इसको बना सकती है। तो भारत सरकार के अंतर्गत या भारत सरकार ने जो उपभोक्ता अदालत बनाए हैं वो 3 स्तरों पर काम करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर उनके बारे में भी जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहली तो ये क्या करती है? जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? उपभोक्ता को जानकारी देती है कि अगर उसका शोषण हुआ है तो वो कैसे मुकदमा दायर कर सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, सरकारी संस्था हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग मिलकर भी ऐसा संगठन बना सकते हैं। ऐच्छिक संगठन है यानी अपनी इच्छा से बना सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई ऐसा संगठन बना सकते हैं। तो ये जानकारी देती है उपभोक्ता को, यानी कुछ उपभोक्ताओं ने मिलकर के कोई संगठन बना दिया तो, और सरकार की तरफ से भी बनाया जा सकता है, वो तो है ही अलग। तो जानकारी देता है ये कि कोई उपभोक्ता का शोषण हुआ है तो वो मुकदमा कैसे कर सकती है, कैसे कर सकता है। अगर वो मुकदमा करता है तो वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे, इसलिए वो क्या करता है? उस व्यक्ति विशेष का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यानी अब मुकदमा केवल वो अकेला व्यक्ति नहीं लड़ रहा होता, वह मुकदमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद लड़ रही होती है। ठीक है, और कहां पर लड़ा जा रहा होता है? उपभोक्ता अदालत के अंदर, जो किसके द्वारा बनाई जाती है? सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो जानकारी देता है मुकदमा कैसे करना है, मुकदमा भी ये हमारी तरफ से लड़ता है। और तीसरी चीज, ये जागरूकता फैलाने का काम करता है कि उपभोक्ता को कम से कम अपने अधिकारों के बारे में पता तो होना चाहिए। कई सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको पता ही नहीं है और हम ये सोचकर छोड़ देते हैं कि छोड़ो, कौन मुकदमे तक जाएगा ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के ही दुकानदार हमारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम उपभोक्ता शोषण कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत के अंदर जो उपभोक्ता अदालत है वो किन किन स्तरों पर है, या फिर उपभोक्ता विवादों के जो निपटारे हैं वो किन किन स्तरों पर किए जाते हैं। यानी उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जो न्यायिक तंत्र भारत के अंदर स्थापित किया गया है उसके कौन कौन से स्तर हैं, या उसके बारे में बताइए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 की उपभोक्ता शिकायत या उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जो न्यायिक तंत्र वो किस आधार पर कार्य करता है। न्यायिक तंत्र जो स्थापित किया गया है वो किस प्रकार का है, न्यायिक तंत्र को समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि मान लीजिए उपभोक्ता को कोई शिकायत है, वो जाएगा न्यायालय के अंदर यानी उपभोक्ता अदालत के अंदर जाएगा, वहां पर उसका केस लड़ा जाएगा। तो केस किन किन स्तरों पर लड़ा जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जो न्यायिक तंत्र है वो 3 स्तरों पर बनाया गया है। 3 स्तर पर बनाया गया है। कौन कौन से 3 स्तर हैं? पहला स्तर है जिला स्तर। जिला स्तर की जो अदालत है, ध्यान दीजिएगा, 2 ही चीजें ध्यान देनी है बस। जिला स्तर की अदालत, दूसरी है राज्य स्तर की अदालत, तीसरी है केंद्र स्तर की अदालत। अब देखिएगा, जिला स्तर की जो अदालत है उसे जिला केंद्र कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे कहते क्या है। राज्य स्तर की जो है उसे राज्य आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग या राज्य आयोग। और जो केंद्र स्तर पर है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आयोग। तो सबसे पहले तो आपको इन दिनों के नाम पता होना चाहिए। जिला स्तर पर जिला केंद्र, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और केंद्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्रीय आयोग होता है।
अब ये 3 क्यों बनाए गए, 3 स्तर क्यों बनाए गए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 20 लाख तक की दावेदारी होती है, मान लीजिए आपका 20 लाख का नुकसान हो गया, तो 20 लाख तक की दावेदारी है आपकी, यानी 20 लाख से कम, 20 लाख से कम रहेगी, 20 लाख तक रहेगी, तो आप जिला केंद्र में जाकर के अपना मुकदमा सुलझाया जाएगा, आपका जो विवाद है उसका निपटारा किया जाएगा। लेकिन आपका नुकसान 20 लाख से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े आप उपभोक्ता देखते हैं, बड़ी बड़ी उपभोक्ता जो है बड़े बड़े सामान जब खरीदते हैं तो उसमें भी उनको नुकसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा सामान अगर इकट्ठा खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इस तरह की जो दावेदारियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपका 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की दावेदारी होती है, आपको इतना नुकसान हुआ होता है किसी वस्तु को खरीदने से, तो आप राज्य आयोग में जा सकते हो। और मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक साथ माल खरीदती हैं, मान लीजिए उसे नकली माल दिया गया, तो वो क्या करेंगी, अदालत में जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर कई सारी ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करती हैं, नकली सामान बेचती हैं, तो ऐसे में उपभोक्ता जो भी है, खरीदने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो वो इकट्ठा अगर सामान खरीदेगा तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो वो इस तरह की अदालतों में जाता है। तो केंद्र स्तर की जो अदालत है, राष्ट्रीय आयोग, उसमें कैसे मामले 1 करोड़ से अधिक का कोई विवाद है, 1 करोड़ से अधिक की कोई दावेदारी है, तो वो किस में जाएगी, राष्ट्रीय आयोग में जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जिला स्तर पर जिला केंद्र, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि कैसा न्यायिक तंत्र लगता है। देखिए कितनी सारी चीज़ें की गई, उपभोक्ता को अधिकार दिए गए, अधिकार नहीं मिलते हैं तो वो अदालत में जा सकता है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता का शोषण होता है। तो ऐसा किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल क्यों है। भारत में जो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया है, देखिए 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन में हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल क्यों है भाई, इतने सारे अधिकार हैं, अदालतें आपके लिए बनाई गई हैं, फिर भी जटिल क्यों है। तो आप कहेंगे इसके बहुत सारे कारण भारत के अंदर मौजूद है। पहली बात तो ये कि भारत में मुकदमे बहुत होते हैं, तो उपभोक्ता जब भी अपने मुकदमे को लेकर जाता है तो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया उसकी खर्चीली साबित होती है और समय साधित होते हैं, यानी उसमें समय बहुत लग जाता है। तो पहला कारण क्या है कि जो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। वो एक तो देखिए नुकसान हो गया, एक तो नुकसान हुआ, दूसरी क्या हुई कि ये अधिक खर्चीली है, इसमें खर्चा बहुत लगता है, अधिक खर्चीली है, वकील को हायर करना पड़ेगा, बार बार जब भी तारीखें होगी तब अपने प्रतिनिधि को वहां पर भेजा जाएगा, तमाम सबूत जुटाए जाएंगे, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। और इसके अलावा समय अधिक साधित होता है, यानी समय बहुत लगता है, इसमें लंबा समय लग जाता है। मान लीजिए आपका नुकसान हुआ 2005 में और आपको न्याय मिल रहा है 2020 में, उस समय आपको 5000 का नुकसान हुआ, 5000 का नुकसान हुआ। मान लीजिए आज आपको 5000 रुपये दिए भी जाएं तो आप खुश हैं क्या? नहीं। बीच में 15 साल आपने लगातार अदालत के चक्कर काटे, देखा तो 15,000 का खर्चा तो आपका यहाँ हो गया। 15,000 का खर्चा लगाकर अगर आपने न्याय लिया तो ये कौन सा न्याय हुए? 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि अधिक खर्चीली है, लोग इसमें जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से भी कुछ उसको क्षतिपूर्ति की जाए, लेकिन तमाम जो मान लीजिए आपका समय भी नष्ट होगा, तो आप देख सकते हैं कि अधिक खर्चीली है, समय भी बहुत लगता है। ठीक है, चलिए
और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। वकीलों का सहारा लेना पड़ता है तो वकीलों को भी पैसा देना पड़ता है, वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कुछ कारण है। और तीसरी बात ये है कि हम मुकदमा क्यों नहीं कर सकते। तीसरी बात यह कि मुकदमा क्यों नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रमाणों की कमी होती है। हम ज़्यादातर सामान छोटी छोटी फुटकर दुकानों से खरीदते हैं जो कि हमें बिल ही नहीं देते, नो बिल, कोई बिल नहीं देते, पक्का बिल नहीं देते। पक्का बिल नहीं दिया तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं हुआ कि वो वस्तु हमने उस दुकानदार से खरीदी है या नहीं खरीदी, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी दुकानों से सामान खरीदते हैं, फुटकर दुकानों से सामान खरीदते हैं जो कि हमें बिल नहीं देते हैं। बिल नहीं तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने वो सामान उस दुकानदार से खरीदा था। तो प्रमाणों की भी कमी होती है, जिसलिए निवारण प्रक्रिया जटिल होती जाती है। जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो हम उस पर किस प्रकार मुकदमा कर सकते हैं। तो ये हुआ उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल क्यों है। 3 कारण हो गए कि यदि खर्चीली है, समय लगता है इस प्रक्रिया में, वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, प्रमाणों की कमी होती है क्योंकि हम छोटी छोटी फुटकर सामानों से फुटकर जो दुकानें हैं उनसे खरीदारी करते हैं। अब इसके बाद चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट, लेकिन एक एक्सटर्नल जानकारी आपको होनी चाहिए। वो किस प्रकार की जानकारी कि एक जागरूक उपभोक्ता जब भी सामान खरीदता है तो वो गुणवत्ता प्रमाणक चिन्ह देकर खरीदता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जागरूक उपभोक्ता को सामान खरीदते समय क्या देखना चाहिए। उस सामान पर गुणवत्ता प्रमाणक चिन्ह देखना चाहिए, क्योंकि भारत की एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो यह किसी कंपनी को सामान बनाने का लाइसेंस तभी देती है जब उसके अंदर क्वालिटी हो, जब वो उपभोक्ता के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो, तब भारतीय मानक ब्यूरो किसी कंपनी को, किसी उत्पादक को उत्पादन करने के लिए लाइसेंस देती है। और बाकायदा उसके सभी प्रोडक्ट्स पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं जिन्हें आप ISI, एगमार्क और हॉलमार्क कहते हो। क्या कहते हो? ISI, एगमार्क, ये सारे के सारे क्या हैं? गुणवत्ता प्रमाणक चिन्ह हैं जो किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारत की एक संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो, जो समस्त जांच करने के बाद देखती है कि उत्पादक अच्छे से सामान बना रहा है, तभी ये उसके चिन्ह जो है उसके प्रोडक्ट पर लगाए जाते हैं। तो ISI, एगमार्क और हॉलमार्क, ये जो चिन्ह है ये हमें देखने चाहिए। अगर ये है उसी वस्तु को खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ये 3 प्रकार के क्यों हैं? ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, ये अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है, ये अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। जितने भी विद्युत के उपकरण होते हैं उन पर आपको ISI इस तरह से लिखा होता है। ये निशान आपने देखा होगा, इस तरह से बंद होता है। तो ISI का निशान आपको दिखाई देता है, चिन्ह आपको दिखाई देता है सभी विद्युत उपकरणों पर। एगमार्क लिखा होता है किन पर? एगमार्क का चिन्ह या एगमार्क लिखा होता है सभी खाद्य पदार्थों पर। खाद्य पदार्थों पर एगमार्क का चिन्ह होता है। और जितने भी सोने के आभूषण होते हैं, सोने के आभूषण, क्योंकि ये काफ़ी महंगे हैं, तो जब आप सोने के आभूषण खरीद रहे हो तो उन पर हॉलमार्क आपको देखना चाहिए। हॉलमार्क लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्क का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो हॉलमार्क लगा है इसका मतलब क्या हो गया कि वह उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करता है कि वो सोना एकदम शुद्ध होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये कुछ गुणवत्ता प्रमाणक चिन्ह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ISI किस पर होता है? विद्युत उपकरणों पर, एगमार्क खाद्य पदार्थों पर और हॉलमार्क सोने के आभूषणों पर होता है। तो ये लीजिए एक छोटी सी हल्की सी जानकारी एक्सटर्नल हो गई। और इसके अलावा 12 क्वेश्चंस चैप्टर हुआ आपका पूरे धूम धड़ाके से कंप्लीट। मिलेंगे अगली ब्रांच में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।